लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ रिएक्शंस तक कवर किया था। अब हम लोग इसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं। सबसे पहला जो कंपाउंड है हमारे पास वो कंपाउंड है B2H6, डाइबोरेन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो B2H6 के बारे में किस किस तरीके से प्रिपरेशन होता है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। हमें यही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस याद रखने के लिए तो हम कितने भी याद रख सकते हैं, किसी से भी केमिकल रिएक्शन करा दो बनी जाएगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं हम वहीं की बात करेंगे। सबसे पहले देखो, जैसा हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर पढ़ा था, बेरिलियम डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं होता है, वहां पर मैंने बताया था। ठीक है, तो ये भी बोरोन भी क्या है, बोरोन भी अपने एलिमेंट का फर्स्ट, अपने फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। तो बेरिलियम की तरह भी ये प्रॉपर्टी रखता है, जैसे बेरिलियम डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं होता, उसी तरीके से बोरोन भी डायरेक्टली H2 के साथ में रिएक्शन नहीं करता। अगर हमें यहाँ पर डाइबोरेन बनाना है, ठीक है, मतलब यहाँ पर हाइड्राइड बनाना है बोरेन का, तो कैसे करेंगे हम लोग। बोरोन का हाइड्राइड के लिए सबसे पहले हम उसकी रिएक्शन कराएंगे हेलोजन के साथ में। तो इसने क्या बनाया, बोरोन का ट्राई हेलाइड बनाया BCl3। अब इस BCl3 का हम करेंगे रिडक्शन LiAlH4 की प्रेजेंस में। जब इसका रिडक्शन किया जाएगा तो क्लोरीन हटेगा और हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, वहां पर बनेगा BH3, और ये BH3 ही डाइमर होके, डाइमराइज होके क्या बना लेगा, B2H6 बना लेगा। डाइमराइज किस तरीके से होता है वो आगे स्ट्रक्चर हमारे पास आने वाली है। ठीक है, तो ये BCl3 से बनाएगा BH3 और फिर डाइमराइज होके क्या बनाएगा, B2H6, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइबोरेन बोलते हैं। याद रखना है, डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं है, पहले हमने हेलोजन के साथ रिएक्शन कराया, फिर हेलोजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस किया उसका रिडक्शन कराने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से डाइबोरेन फॉर्म किया जा सकता है। अब डाइबोरेन की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे B2H6 है, B2H6 को अगर हीट कर दिया जाए तो हीट करने पर क्या होगा, ये फिर से डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होने पर बोरोन अलग और हाइड्रोजन अलग, दोनों अलग पार्ट हो जाएंगे। मतलब बोरोन यहाँ से अलग हो गया और H2 गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराया जाए, O2 के साथ में रिएक्शन कराया जाए, तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराने पर क्या होगा, ये इसका ऑक्साइड बना लेगा B2O3। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। B2O3 ऑक्साइड बनाएगा, साथ में H2O निकल जाएगा और हीट निकलेगी। तो हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हीट अगर यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल रही है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, अगर B2H6 का हाइड्रोलिसिस किया जाए, H2 के साथ में रिएक्शन कराइए, तो क्या बनेगा हमारे पास, BOH थ्राइस बनेगा, बोरिक एसिड बनेगा, और साथ में H2 गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, B2H6 की ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। B2H6 की जो रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ में कराई जाए, तो अमोनिया के साथ में देखो क्या होगा, पहले अमोनिया इससे, यहाँ पर B2H6.2NH3 अमोनिया इससे कनेक्ट होगा, और जब इसे हीट किया जाएगा तो हीट करने पर ये इससे कंबाइन होकर बनाएगा B3N3H6। और ये जो B3N3H6 होता है इसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इस इनऑर्गेनिक बेंजीन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पर, ताकि हम ऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन दोनों को यहाँ पर कंपेयर कर लें। जैसे ऑर्गेनिक बेंजीन में सभी कार्बन होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन में फॉर्मूला देखो, 3 तो बोरोन है और 3 नाइट्रोजन है। तो बोरोन नाइट्रोजन यहाँ पर इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। ये कनेक्ट कर देते हैं इनको, ये बोरोन है, नाइट्रोजन। ठीक है, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन किस तरीके से होंगे यहाँ पर, ये 6 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, तो देखने में लग रहा है ये बेंजीन है, लेकिन बेंजीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पर। यहाँ पर कंजुगेटिव पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होगा, देखो ये जो बोरोन है, बोरोन में क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो हम पहले से बात करते आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और इसके पास में जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है। तो अगर यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल है तो ये अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा, इस बोरोन को यहाँ पर डोनेट कर देगा। ये जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, और ये जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर इस बोरोन को डोनेट कर देगा।
तो जब यहाँ पर लोन पेयर डोनेशन हुआ तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देखो यहाँ पर सिंगल डबल अल्टरनेट पोजीशन पर यहाँ पर अब बॉन्ड बन चुके हैं। और ये है हमारे पास इनऑर्गेनिक बेंजीन। ऑर्गेनिक बेंजीन की स्ट्रक्चर वो तो हम जानते ही हैं, ऑर्गेनिक बेंजीन कैसा होता है। ऑर्गेनिक बेंजीन ऐसा होता है, ये हाइड्रोजन। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रही है, साइक्लोहेक्सेन, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसमें सभी कार्बन है, यहाँ पर बोरॉन और नाइट्रोजन है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम देखो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सभी एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज है, चाहे यहाँ पर नाइट्रोजन है चाहे बोरोन है, ये क्या है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कौन सी यहाँ पर देखो, स्ट्रक्चर है प्लेनर। अगर हम जनरली देखते हैं अमोनिया, तो अमोनिया का जब लोन पेयर फ्री होता है तो वो फ्री लोन पेयर की वजह से sp3 हाइब्रिडाइज होता है। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो नाइट्रोजन की कुछ इसी तरीके से हो रही है, इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि इसका लोन पेयर फ्री नहीं है, एक ही तरफ गया हुआ है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता है मैं बताता हूँ। देखो सारे अब हमारे पास बोरॉन हो या नाइट्रोजन हो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। स्ट्रक्चर से दिखाई दे रहा है एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक प्लेन के अंदर ही है। हकल रूल फॉलो करते हैं, यहाँ पर देखो हकल रूल फॉलो हो रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फॉलो होते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है कि ये ऑर्गेनिक बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होगा या कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक बेंजीन तो हमें पता है कि ये सभी तरफ से कार्बन से है बनी हुई है, तो ये नॉन पोलर होती है क्योंकि सब जगह क्या है, कार्बन। अब ये कार्बन में जितने भी हमारे पास फोर्स हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, तो इस वजह से नॉन पोलर होती है। लेकिन यह कार्बन की जगह बोरॉन और नाइट्रोजन दो अलग अलग टाइप के एटम है, और जब दो अलग अलग टाइप के एटम है तो क्या है, फोर्स बैलेंस हो पाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ये पोलर होती है। और इस पोलैरिटी की वजह से ही ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ये लिखा हुआ है, पोलर हैंस मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। तो हमें क्या याद रखना है, हमें यहाँ पर इनऑर्गेनिक बेंजीन के चारों पॉइंट याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर, हकल रूल, और ये ज्यादा रिएक्टिव होती है, और ये स्ट्रक्चर हमें जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ठीक है, फिर रफ कर देते हैं हम लोग। तो हमारे पास अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बचा, ध्यान से देख लेना इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, चलो ये हुआ हमारे पास इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में। अब हम बात करते हैं B2H6 की स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा मैंने बताया था BH3 से क्या बना लेता है, B2H6 बना लेता है। अब देखो B2H6 किस तरीके से बनेगा, एक्चुअल में हमारे पास होता तो BH3 है, BH3 की स्ट्रक्चर क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइज होगा BH3, तो BH3 होगा हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज। अभी यहाँ पर बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। ठीक है, दूसरा बोरोन यहाँ पर आएगा, सॉरी हाँ, दूसरा BH3 हमारे पास ये आया। अब होगा क्या, यहाँ पर ये बोरोन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये जो बोरोन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कंप्लीट करना चाहता है कि इसका आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, और अगर इसका आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये बोरॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, मतलब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड यहां बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेम टाइम पर ये बोरॉन भी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को यहां से तोड़ देगा और यहां से बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में हुआ क्या, देखो एक्चुअल में ये हुआ कि यहां पर जो बॉन्ड बन रहे हैं वो बॉन्ड बार बार बन रहे हैं और बार बार ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर कोई भी स्टेबल बॉन्ड नहीं बोल सकते कि परफेक्ट बॉन्ड बन रहा है, तो इसे मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूं। ठीक है, ये बॉन्ड बन रहा है और ब्रेक हो रहा है, यहां पर भी हम बात कर रहे हैं ये बॉन्ड बन रहा है और ब्रेक हो रहा है। तो ये जो बॉन्ड बना इसी बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं, बनाना बॉन्ड बोल देते हैं। ये देखो स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये बनाना बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड। ठीक है, अब इस बनाना बॉन्ड में अगर देखोगे तो ये जो बनाना बॉन्ड है इसमें टोटल सेंटर कितने हैं, इसमें टोटल है हमारे पास 3 सेंटर, एक ये बोरॉन, एक ये हाइड्रोजन एंड एक ये बोरॉन, टोटल 3 सेंटर हमारे पास है। इन 3 सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि बॉन्ड या तो इस BH के बीच में तो ये ब्रेक हो रखा होगा, मतलब यहां पर बॉन्ड नहीं है। अगर ये बॉन्ड यहां बन जाता है तो ये ब्रेक हो जाएगा, एक ही तरफ से तो बॉन्ड बन सकता है,
तो मतलब बॉन्ड तो एक ही होगा और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इन 3 सेंटर के बीच में एक बॉन्ड है। मतलब इस बनाना बॉन्ड में 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो देखो B2H6 में, हाँ एक चीज और याद रखनी है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि पहले BH3 में जो हाइब्रिडाइजेशन था वो क्या था, sp2, लेकिन जब ये डाइमर बना तो डाइमर में अब बोरोन का बॉन्ड यहाँ पर भी माना जाता है और यहाँ पर भी माना जाता है। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन है बनाना बॉन्ड बनने के बाद, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 से चेंज होकर क्या हो गया, sp3 हो गया। ठीक है, ये लुईस एसिड है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, और बनाना बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में यहां पर बनता है, 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन। थैलियम हाइड्राइड नहीं बनाता है, थैलियम बड़े साइज की वजह से यहां पर हाइड्राइड फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, हाँ ये देखो स्ट्रक्चर में एक चीज और हमें याद रखनी है, वो याद रखनी है ये कि ये जो सर्कुलर वाले 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन एक प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर है। ठीक है, और ये दो जो हाइड्रोजन है बनाना बॉन्ड वाले, ये ब्रिज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एज ए ब्रिज फॉर्म करते हैं और ब्रिज के ऊपर बने होते हैं, और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन होते हैं। परपेंडिकुलर टू प्लेन होने का मतलब कि अगर ये सर्कुलर वाले ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जिनके ऊपर सर्कल लगा हुआ है, ठीक है, ये इस स्क्रीन पर ही अवेलेबल है जिस स्क्रीन पर तुम इसे देख रहे हो, तो ये जो बनाना बॉन्ड है ये स्क्रीन के ऊपर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोजन स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो 4 हाइड्रोजन इसके अंदर प्लेनर स्ट्रक्चर में होते हैं और 2 हाइड्रोजन परपेंडिकुलर टू प्लेन होते हैं। ये हमें याद रखनी है चीजें। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइबोरेन की कुछ केमिकल रिएक्शन हुई, प्रॉपर्टीज हुई एंड इसकी स्ट्रक्चर हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, इसके बारे में अब हम देखो बात करते हैं। हमारे पास है बोरॉन फैमिली की बात कर रहे हैं तो बी ले लेते हैं एग्जांपल। वैलेंसी कितनी है इसकी, +1 एंड +3 के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेबल है वो क्या है हमारे पास, +3 बोरॉन के लिए, जैसा हम बताया था। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस कर दो कौन सा टाइप का कंपाउंड बनेगा यहाँ पर, B2O3, मतलब ये M2O3 टाइप के यहाँ पर ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, 3 वैलेंसी है, OH की वैलेंसी होती है 1, तो इसीलिए यहाँ पर MOH थ्राइस टाइप के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अब इसके अगर ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड देखो B2O3 बोरोन के लिए, इसी तरीके से फर्दर एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो इसी तरीके से हो जाएंगे हमारे पास Al2O3, Ga2O3, In2O3। और इसके बारे में बताया था जो थैलियम है, थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो करता है, तो ये वाला इसका ऑक्साइड कम स्टेबल होगा। और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो +1 ज्यादा स्टेबल है, तो TlO2 ये सबसे ज्यादा इसका स्टेबल ऑक्साइड होगा। तो हम इसके बारे में ही बात करेंगे, TlO2 के बारे में। अच्छा, अब इनकी प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि B2O3, ओनली B2O3 यहाँ पर एसिडिक होता है। एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे और बेस की तरह भी बिहेव करेंगे। और इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड वो क्या होंगे हमारे पास, बेसिक होंगे। सेम इसी तरीके से इनके हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बोरोन का हाइड्रोक्साइड एसिडिक, एल्यूमिनियम और गैलियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक एंड Tl का बेसिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज, देखते हैं कि हाइड्रोक्साइड के किस तरीके से प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे देखो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, और आई लोशन, आई लोशन मतलब या तो ये आंखों की दवाई बनाने के काम में आता है, और अगर आई लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस यूज किए होंगे तो वो एक स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन में रखे जाते हैं, वो नॉर्मल पानी में हम उनको नहीं रखते हैं। तो जो हमारे पास आई लोशन होता है मतलब आंखों में डालने वाली दवाई, या फिर लेंस रखने के लिए जो लिक्विड काम में लिया जाता है, वो किससे मिलकर बना होता है, बोरोन के हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, एंटीसेप्टिक की तरह भी ये काम करता है, स्टीम वोलेटाइल होता है, पॉलीमराइज हो सकता है, पॉलीमराइज होके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पॉलीमराइज हो सकता है। मोनोबेसिक लुईस एसिड होता है। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो यहाँ पर मोनोबेसिक लुईस एसिड, क्यों मोनोबेसिक लुईस एसिड की तरह ये बिहेव करता है उसके बारे में हम बताते हैं, ताकि हमें ये भी पता लग जाए कि ये एसिडिक, ये एम्फोटेरिक और ये बेसिक क्यों होता है। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बोरोन है, बोरोन से 3 OH जुड़े हुए हैं, तो नॉर्मल इसी तरीके से OH में जोड़ देता हूं। ये हमारे पास क्या हुआ, BOH थ्राइस हमारे पास हुआ। ठीक है, जिसे हम H3BO3 भी बोल सकते हैं। अब होगा क्या, यहां पर जब इसे पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा, ठीक है, तो पानी के अंदर जैसे ही डिसॉल्व किया तो H2O के मॉलिक्यूल आएंगे,
अब यहाँ पर ये जो बोरोन है ये बिल्कुल छोटे साइज का एलिमेंट है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर ये दोनों बीच में बॉन्ड बनाते हैं तो इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर हाई है। तो ऑक्सीजन अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा? ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब हुआ क्या, देखो यहाँ पर छोटा साइज और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसकी वजह से ये जो बॉन्ड होगा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी और इसका साइज भी छोटा है, तो यहां पर इस बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है। तो अब होने क्या वाला है, देखो अगर ये बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 ही रहने वाली है। जब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही रहने वाली है तो इन दोनों बॉन्ड की स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। और जब इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो ये इसको ब्रेक करके H प्लस को यहां से बाहर निकाल देगा, और ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा BOH4, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में जाएगा, आएंगी ये चीजें भी हमारे पास, ये किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अभी इस कॉम्प्लेक्स पर फोकस नहीं, ऊपर जो मैंने बताया उस पर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब ऑक्सीजन इसके पास आया, बोरोन के पास, तो यहाँ पर एक स्टेबल बॉन्ड बना, क्योंकि साइज डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना है कि ये बॉन्ड स्टेबल हो सके। तो ये बॉन्ड तो स्टेबल हो जाएगा, ऑक्सीजन अपना यहां से बॉन्ड निकाल के H प्लस बाहर निकाल देगा, और H प्लस बाहर निकालने का मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ? जैसे ही हमने पानी में डाला वो उसमें से H प्लस बाहर निकाल रहा है, मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हुआ बोरोन के हाइड्रोक्साइड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं एक बार थैलियम के हाइड्रोक्साइड के लिए। थैलियम का हाइड्रोक्साइड देखो किस तरीके से शो करेगा। ये हमारे पास TlOH, ये TlOH थ्राइस के बारे में बात कर लें, एक ही बात है इस कंसेप्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी कौन सा ज्यादा स्टेबल है? यही ज्यादा स्टेबल है। तो TlOH थ्राइस, जब इसके अंदर H2O डाला गया, ये H2O इसमें आया, अब देखो क्या होगा। Tl का साइज बोरोन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है, इनफैक्ट ऑक्सीजन के कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर Tl का साइज बड़ा और ऑक्सीजन का साइज छोटा, इसका मतलब इसके बीच में जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड स्टेबल ना होके ये बॉन्ड क्या होगा हमारे पास? एक वीक बॉन्ड होगा, ठीक है। अब अगर ये बॉन्ड वीक है, यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो वीक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, तो इस वीक बॉन्ड की वजह से इनकी स्टेबिलिटी पर कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसे बॉन्ड तोड़ना होगा तो ये H प्लस निकालने के बजाय ये अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ लेगा, ठीक है। Tl बॉन्ड O को, वीक बॉन्ड है। तो अब होगा क्या, अगर बॉन्ड तोड़ना है तो O बॉन्ड H तो टूटने वाला है नहीं, क्योंकि इसके कंपैरिजन में तो ये वीक है, तो ये यहीं से बॉन्ड तोड़ सकता है। मतलब यहां से क्या बाहर निकलने वाला है? पानी में डालने पर OH माइनस बाहर निकलने वाला है, मतलब ये क्या हुआ हमारे पास? ये बेसिक सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर Tl का जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड है वो कौन सा सॉल्यूशन देंगे? बेसिक सॉल्यूशन देंगे। यही बात अब हम करते हैं एल्यूमिनियम या गैलियम के केस में। एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम OH OH एंड OH। जब यहाँ पर H2O आया तो जो नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये बोरोन और थैलियम दोनों के कंपैरिजन में इंटरमीडिएट है, मतलब ना तो बहुत ज्यादा वीक है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बॉन्ड यहां से भी टूट सकता है और बॉन्ड यहां से भी टूट सकता है, मतलब यहां से ये H प्लस भी दे सकता है और यहां से ये OH माइनस भी दे सकता है। इसका मतलब ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? एम्फोटेरिक हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये मोनोबेसिक लुईस एसिड की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किस तरीके से होता है ये हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हैं और कई जगह यहाँ पर आ चुका है। जैसे बोरोन है, तो बोरोन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? यहाँ से 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये 3 बॉन्ड मान लो अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो पहले से इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1। तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड इन 3 इलेक्ट्रॉन इन 3 बॉन्ड की वजह से आ जाएंगे। टोटल हुए 6। तो 6 का मतलब 8 होने चाहिए थे, 8 की बजाय 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसी वजह से ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है और लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। इसका जो वैलेंसी फैक्टर है, वैलेंसी फैक्टर 1, और इसे स्टेबल रखने के लिए सिस ग्लाइकोल यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत यहाँ पर टर्म्स थी, इसकी प्रॉपर्टीज थी, हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास इस BOH थ्राइस की अगर रिएक्शंस करें तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो टेम्परेचर बेस्ड विद टेम्परेचर हमें याद रखनी है। अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास है, सॉरी BOH थ्राइस है, बोरिक एसिड है,
जब इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाएगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल दूर हो जाएगा और क्या बनाएगा ये HbO2, जिसे मेटाबोरिक एसिड भी बोला जाता है। और ये बीड टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। बीड टेस्ट क्या होता है ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। कलर फ्लेम आता है वहां पर, तो ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो मेटाबोरिक एसिड है, जब इसे 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर आगे गर्म किया जाएगा तो ये H2B4O7 बनाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, टेट्राबोरिक एसिड बोलेंगे। अगर इस बोरिक एसिड को डायरेक्टली रेड हीट तक गर्म किया जाए तो ये क्या बनाएगा, B2O3 बनाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसका नाम है बोरिक एसिड, और H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड भी हो सकता है। तो लास्ट में क्या आता है यहाँ पर, ये इक एसिड आता है। तो ये हमेशा याद रख लेना कि अगर किसी भी एक एसिड को रेड हीट तक गर्म किया जाए तो वो उसका ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। यहां पर देखो नोट बना के लिख दिया है, ये आगे के लिए भी काम आ जाएगा। अगर किसी भी एक एसिड को रेड हीट तक गर्म किया जाए तो ये उसी एलिमेंट का क्या बना देगा, ऑक्साइड बना देगा। जैसे देखो बोरिक एसिड, जब इसे हमने रेड हीट तक गर्म किया तो इसने क्या बनाया, बोरोन का ऑक्साइड बनाया। H3PO3, H3PO3 को जब हम रेड हीट तक गर्म करेंगे तो फास्फोरस का ऑक्साइड बना देगा। ये क्या है हमारे पास, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में एक एसिड लास्ट में आ रहा है, अगर इसे रेड हीट तक हम गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देगा, N2O5 बना देगा। तो अगर किसी भी एक एसिड को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर मतलब रेड हीट तक अगर हम गर्म करें तो ये क्या करेगा, ये उसी का ऑक्साइड बना देगा। और अगर ऑक्साइड का रिडक्शन कर दें, जैसे B2O3 है, B2O3 का अगर हमने क्या किया, यहाँ पर रिडक्शन किया, तो रिडक्शन करने से क्या होगा, ये यहाँ से बोरोन निकाल देगा, ठीक है। ये याद रखना है, ये बोरोन के एक्सट्रैक्शन में भी काम आता है। B2O3 का अगर रिडक्शन करें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से बोरोन मिल जाएगा।